नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ ललितादित्य मुक्तापीड। क्या आप जानते हैं कि यह वही शासक हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य को चीन से लेकर के आपको कैस्पियन सागर तक फैलाया था, जिसके अंतर्गत ईरान से लेकर के, बलूचिस्तान से लेके, सिंध से लेकर के और दक्षिण भारत का कावेरी नदी के तट तक पहुंचा दिया था। अगर पूरब की बात करेंगे तो आपको बिहार, बंगाल और आसाम तक पहुंचा दिया था। ऐसे महान राष्ट्रवादी राजा जिन्होंने जीवन के हर एक क्षेत्रों में विजय प्राप्त किया, इन्होंने संस्कृति, साहित्य से लेकर के कला का संवर्धन किया। ऐसे राष्ट्रधर्मी राजा जिन्होंने अपने को समर्पित कर दिया, किसके लिए? राष्ट्रोत्सर्ग के लिए। लेकिन यह कभी हार नहीं माने, जीवन पर्यंत यह जीवंत बने रहें और जीतते रहें। ऐसे जीवंत राजा जिनकी प्रेरणा और जिनके कामों से हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, ऐसे गौरवान्वित राजा हैं ललितादित्य मुक्तापीड। और आज देश में राष्ट्रीय राजा के रूप में इनको स्थापित करने का प्रयास चल रहा है और उसमें इनका नाम सर्वोच्च प्रमुख है। इसलिए आइए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि हम जो बोल रहे हैं यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह उस समय की लिखित जो पुस्तक है वह पुस्तक साक्ष्य के रूप में है, आपको स्रोत के रूप में है, उनकी भी चर्चा मैं कर देना चाहता हूँ। ललितादित्य मुक्तापीड का जो पीरियड रहा है, जो समय रहा है, उस समय की हम चर्चा आपको सबसे पहला करा देना चाहता हूँ कि यह जो है ललितादित्य मुक्तापीड का जो काल रहा है 8वीं शताब्दी रहा है। 724 टू 760 इनका पीरियड रहा है। और यह जो है करकोट या करकोटक वंश के राजा के रूप में यह जाने जाते हैं, या सूर्यवंशी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। वह सूर्यवंशी सम्राट जो महान सूरवीर राजा थे, इनकी वीरता की जो आपको हम बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे सूरवीर राजा जिन्होंने कैस्पियन सागर तक अपना साम्राज्य फैलाया, यह एक बहुत गौरवान्वित करने का क्षण है। आइए इनका स्रोत के बारे में बता रहे हैं। आप जान ही रहे हैं, राज तरंगिणी जो पुस्तक है इनका स्रोत है। राज तरंगिणी कलहन जो थे, बहुत बड़े यह कवि भी थे, बहुत बड़े इतिहासकार भी थे, और इन्होंने राज तरंगिणी पुस्तक लिखा। राज तरंगिणी मीन्स नदी होता है, राजा की नदियां मीन्स यह एक वंश के नहीं, कई वंशों के राजा का एक नदी के रूप में, जैसे नदी एक समान रूप से, संवेग रूप से कई जगहों से गुजरते हुए, कई कालों से गुजरते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, वही राज तरंगिणी कलहन ने लिखे थे। और वह कलहन में की पुस्तक में इनकी पूरी चर्चा है। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कारकोटक वंश के ये सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। इनके पराक्रम और साहस से तिब्बतियों, कंबोजों, तुर्कों को रण क्षेत्रों में पराजित
करने का साक्षात प्रमाण मिलता है। और यहाँ तक इस पुस्तक में वर्णन है कि पूरे उत्तरा पथ के अधिपति के रूप में इनको कहा गया है। जो आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि यह आपको यहाँ पर आपको देख रहे हैं अधिपति के रूप में, पूरे उत्तरापथ के अधिपति के रूप में यह जाने गए। मैं यहाँ पुस्तक आपको दिखा रहा हूँ। कलहन जो है, कलहन विरचिता राजतरंगिणी पुस्तक है, और यही पुस्तक जो है इनका बहुत बड़ा स्रोत है। मैं दूसरी पुस्तक आपको बतला रहा हूँ। ईरानी लेखक है अल-बरूनी की तारीख-ए-हिंद ने सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड को मुथाई नाम दिया है। उन्होंने इनका नाम क्या दिया है? मुथाई दिया है, और उस मुथाई नाम से ही संबोधन किया है। और इन्होंने मुथाई का इस रूप में चर्चा किया है कि मुथाई ने मोमिन को हराया था, और इसी की याद में कश्मीर में आज भी चैत्र की दूसरी तिथि को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। कुछ अन्य अरबी लेखकों ने भी इन्हें महान राजा बतला है। सम्राट ललितादित्य की ख्याति चीन तक भी इनकी काफी इनकी प्रशंसा थी, काफी इनकी चर्चाएं थी। इसका मतलब है चीन तक के लोग इनके बारे में बखूबी से इनके व्यक्तित्व, इनके कृतित्व और इनके वक्तृत्व और विजय रथ के बारे में जानते थे कि यह इनका विजय रथ कभी रुका नहीं। मैं आपको इस अल-बरूनी के पुस्तक से भी इनकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। मैं एक और किताब आपको बता रहा हूँ, फतेहनामा सिंध। आप देख रहे हैं यह फतेहनामा सिंध जो है बहुत मशहूर पुस्तक है, और यह फतेहनामा सिंध में भी इनकी पूरी विजय अभियान की चर्चा है। मैं एक और पुस्तक दिखा रहा हूँ, ललितादित्य, जो वृंदालाल वर्मा बहुत बड़े साहित्यकार, इतिहासकार हैं, इन्होंने लिखा है। ये भी बहुत ही पठनीय है, और इसमें भी बहुत विस्तृत चर्चाएं हैं इनकी। मैं एक पुस्तक और आपको बता रहा हूँ, स्पंद कारिका। स्पंद कारिका जो है बहुत महत्वपूर्ण यह पुस्तक है, और यह जो है भट्ट कल द्वारा यह रचित है। और इनसे पहले इनके जो गुरु थे वसुगुप्त की सूक्तियों का जो संकलन है स्पंद कारिका, इसमें काफी प्रामाणिक रूप से, जो कि यह पहला प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, उनके शिष्य के द्वारा भी लिखा गया उसी नाम से, स्पंद कारिका के नाम से। भटकल नाम के जो उनके शिष्य थे वसुगुप्त के, उन्होंने लिखा। तो यह दो पुस्तक, एक पुस्तक यहाँ पर है और जिसका नाम है यहाँ पर सचित्र मैं बतला रहा हूँ, दूसरी पुस्तक है। दोनों का नाम स्पंद कारिका है। तो एक के लेखक उनके गुरु वसुगुप्त लिखते हैं, दूसरे के भटकल लिखते हैं। तो यह जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यह दोनों भी स्रोत है। तो इन स्रोतों से हम लोगों को मालूम पड़ता है कि यह जो है रियली में इनका जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है या वक्तृत्व है और विजय अभियान है, वह सही में साबित होता है, या बात आप इससे प्रमाणित होता। मैं एक और आपको पुस्तक के बारे में आप खूब जानते हैं, जो आपको जिंग सांग शू ललितादित्य के बारे में वर्णन करते हैं, या चीन के टेंग राजवंश का उल्लेख करती हुई पुस्तक है, जिसमें इनके चीन से सैन्य सहायता की मांग भी की गई थी। मैं एक और आपको पुस्तक बतला रहा हूँ, वाकपति राज द्वारा रचित गौरवाहो जो पुस्तक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। वाकपति इनके राज्य का राजाश्रय में
थे और उन्होंने भी लिखा है गौरवहो। उसमें कनौज के नरेश यशोवर्मन के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है और इनके बारे में भी जानकारी मालूम होती है। मैं आपको थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं कि ललितादित्य मुक्तापीड कौन थे, किस वंश के थे और कैसे इनका आगमन होता है इतिहास के पन्नों पर, जो आज स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला है। लोग इस पर काफ़ी चर्चाएं और परिचर्चाएं कर रहे हैं। मैंने कई पत्र पत्रिकाओं में इनका एडिटोरियल पेज में भी चर्चा देखा है। तो मुझे लगता है कि इस बार बीपीएससी यूपीएससी में यह प्रश्न आ सकते हैं, तो इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है। बहुत लोगों ने आग्रह किया, तो मैंने सोचा कि इस पर विस्तार से इसकी चर्चा की जाए। और नवीन इतिहास, राष्ट्रीय इतिहास की धारा चल चुकी है। उस धारा में यह जो है हमारा शुरुआती है और इसको आप लोग पसंद करेंगे। आइए, ललितादित्य मुक्तापीड जो हैं यह कश्मीर के राजवंश से जुड़े हुए हैं, जिसने गोनद वंश के पश्चात कश्मीर पर अपना आधिपत्य जमाए थे। दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति द्वारा 7वीं शताब्दी 625 से 661 में 625 टू 661 ईस्वी में कश्मीर में कारकोट राजवंश की स्थापना किया था। चीनी यात्री, आप जान ही रहे हैं, आपको युआन वांग और हुएन सांग भी इसमें चर्चा करते हैं, तो यह बहुत अच्छी बातें हैं। कारकोट पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाग का नाम है, उसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा था। गोनद वंश का अंतिम नरेश वालादित्य पुत्रहीन थे। गोनद वंश के राजा जो थे वालादित्य, वह पुत्रहीन थे। उसने अपनी कन्या का विवाह कैस दुर्लभवर्धन से किए थे। दुर्लभवर्धन गोंदिया वंश के अंतिम राजा वालादित्य के राज्य में अधिकारी थे। वालादित्य ने अपनी बेटी अनांगलेखा का विवाह एक सुंदर लेकिन गैर शाही व्यक्ति कैस दुर्लभवर्धन से किया था। ये मातृपक्ष से नागवंशी कारकोटक क्षत्रिय और प्रतिपक्ष से चित्रवंशी चित्रगुप्त वंशी कैस क्षत्रिय थे। तो इनको कैस राजा के रूप में लोग जानते हैं। और यह जो है भारतीय इतिहास में कैस राजा के रूप में इनकी अग्रिम स्थिति आती है। प्रथम स्थिति के रूप में लोग चर्चा करते हैं। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए, जिन्होंने काफ़ी हर एक क्षेत्रों में काफ़ी उत्थान किया है। आइए, मैं आगे इनके बारे में बताते हैं। नगर निर्माण के क्षेत्रों में इनका जो श्रेय रहा है वह बहुत बड़ा श्रेय रहा है। मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने कई गांव का निर्माण किए, कई कस्बों का निर्माण किए, कई शहरों का निर्माण इन्होंने किया है। मैं आपको बता देता हूं, इनकी राजधानी प्रकरसेन नगर थी। इनकी प्रथम जो राजधानी श्रीनगर थी, उसके बाद परिहासपुर को राजधानी कश्मीर में बनाया था। परिहासपुर भी बहुत प्रसिद्ध जगह है। इसके बाद है सुनिश्चितपुर नगर, दर्जितपुर नगर, फलपुरा नगर, पर्णोत्सर्ग नगर, ललितपुरा नगर, हुशकापुर नगर आदि नगरों का इन्होंने बहुत सारे नगरों को स्थापित किया था। मंदिर निर्माण में अधिकतर मंदिर तो तोड़ दिए गए थे, लेकिन आपको एक मंदिर की चर्चा यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। वैसे हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कि भारत के जो भगवान सूर्य के जो मार्तंड मंदिर हैं, कौन कौन जगह हैं, कौन कौन लोगों ने बनाया और क्यों प्रसिद्धि हासिल किया, इस सब पर भी एक वीडियो अभी जस्ट आपको हम उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको यह उसी सूर्य मंदिर में से एक मंदिर की चर्चा कर रहे हैं।
वह मार्तंड मंदिर है। मार्तंड मीन्स होता है सूर्य, भगवान सूर्य। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में खीराबल गांव में मार्तंड सूर्य मंदिर के खंडहर आज भी मौजूद है, जो आप इस रूप में देख सकते हैं। बहुत ही आप इसकी खंडहर को देख करके आप समझ सकते हैं कि इसकी बुलंद कैसा रहा होगा। वह बुलंद जो था कितनी रोमांचक है, इसकी एक एक पत्थरों या पत्थर जो है एकदम आपको कोई ईंट का नहीं है, यह चट्टान का है। और यह ऐसा चट्टान है जो आपको इसमें ऐसे तरासे गए हैं जिसमें हर एक क्षण क्षण, हर एक पल पल, एक एक अंश अंश में आपको गोदा हुआ कला है। और वह कला जिसमें संस्कृति को चहुं दिशाओं में यह प्रकाश बिखेरता है। तो यह मार्तंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक एक अगर आप देखेंगे सभी में तस्वीर झलकता है। और वह जो है कलाकार जो है सो बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार उस समय के रहे होंगे। ललितादित्य ने बल्कि या हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले थे, लेकिन इन्होंने बौद्ध विहारों की भी स्थापना की। यह धर्मनिरपेक्ष राजा के रूप में रहे। इन्होंने सभी धर्मों को पल्लवन और पुष्पन किया था। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने कई नहरें भी बनवाई। और वह नहर जो आपको जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में जहाँ से अच्छी सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत हुई। व्यापार में आपको बता देते हैं, व्यापार और संस्कृति साहित्य में तो इनका अवदान की चर्चा किया जाए तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम को बता रहा हूँ, जिसमें या जो हैं व्यापार, चित्रकला और मूर्ति कला के को काफ़ी बढ़ावा दिए। ललितादित्य आपको कुशल वीणा वादक थे। इनको वीणा वादक के रूप में जिस तरह से आपको वत्स राजा थे, जिस तरह से आपको हर्षवर्धन थे, जिस तरह से राणा कुंभा थे, समुद्रगुप्त थे, उसी तरह से वीणा वादक का भी वीडियो आपको मैंने बनाया है कि वीणा वादक जो कुछ ही सम्राट वीणा वादक थे, तो उनकी चर्चा मैंने एक वीडियो में किया है, आप लोग देख सकते हैं। वीणा वादक, तो उसमें ये वीणा वादक थे। हर्षवर्धन के एक उत्तराधिकारी यशोवर्मन, मीन्स हर्षवर्धन के बाद एक्चुअली हर्षवर्धन के पुत्र को तो मार दिया गया था, उनके उत्तराधिकारी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हर्षवर्धन के बाद वाले जो राजा है यशोवर्मन, वो काफ़ी कला और संस्कृति में काफ़ी ध्यान दिए थे। और उनको इन्होंने आपको हराया। और उसको हराने के बाद दरबारी कवि उनके भवभूति और वाकपति को अपने राज्य में बुलाया और उनको काफ़ी राजाश्रय दिया। उनको साहित्य के पल्लवन और पुष्पन के लिए, उनको समृद्धि के लिए, संवर्धन के लिए इन्होंने सारी चीज़ें उपलब्ध कराया। सही में यह जो दो बहुत बड़े विद्वान उद्भट विद्वान थे, भवभूति जो सुप्रसिद्ध नाटककार थे, और इनके पिता जो थे आपको नीलकंठ थे, माता जतुकर्णी थी और गुरु इनके ज्ञान निधि थे। तो यह ध्यान रखिएगा, यह भवभूति हैं, इनकी 3 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुई थी। एक मालती माधव है जो 10 प्रकरण में है। प्रकरण में अध्याय, जिसको पाठ कहते हैं, अंग्रेजी में लेशन कहते हैं। तो संस्कृत में प्रकरण कहीं कहा जाता है, कहीं सर्ग कहा जाता है, कहीं उच्छ्वास कहा जाता है, तो सब अलग अलग है, कहीं कांड कहा जाता है। तो उसमें मालती और माधव की कल्पना प्रसूत प्रेम कथा की चर्चा है। मालती माधव जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह जो है मालती और माधव 2 व्यक्ति की यह कथा है। मैं आपको बता, उत्तर रामचरित में आपको भगवान राम राज तिलक से लेकर सीता वनवास अंत में दोनों का मिलन तक है, इसमें चर्चा है।
यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है उत्तर रामचरितम। इसके बाद यह आपको बता देते हैं 7 प्रकरण में है, 7 अध्याय में है, 7 पाठ में है। महावीर चरितम जो है महानायक के पराक्रम से संबंधित रावण वध से लेके राज तिलक तक 7 प्रकरण में यह आपको उपलब्ध है। वाक्पति राज जो है प्राकृत भाषा के कवि है, उनकी जो रचना है कई बार कह चुका हूँ, गौरवाहो हैं। और यह जो है इनके पुस्तक में कनौज के नरेश यशोवर्मन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है और इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण इशू पर आ रहा है क्योंकि युद्ध क्षेत्रों में इनका जो इनकी जो आपको इनका जो व्यक्तित्व था और वह बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। ह्वेनसांग ने, आप यहाँ देखते हैं, ह्वेनसांग ने भी ने कहा था कि आपको तक्षशिला, सिंहपुर, उड़ीसा, पूंछ और राजपूताना इनके शासन में थे। आप देख रहे हैं कि यहाँ उड़ीसा मीन्स उड़ीसा कहा जाता है, राजपूताना मीन्स राजस्थान का है। सिंहपुर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिंहपुर है, पंजाब की तरफ है। तक्षशिला आप यहाँ देख रहे हैं और पूंछ आप जान ही रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में भी इनका बहुत बड़ा आपका जीत हुआ था और इनका क्षेत्र था। यह ह्वेनसांग कहते हैं, जबकि ह्वेनसांग तो कुछ ही क्षेत्रों की चर्चा की है, जबकि इनसे काफी बड़ा क्षेत्र था। मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी जो लड़ाई की जो तकनीक थी वह पूरे भारतीय इतिहास में मैंने ऐसा व्यक्ति की चर्चा नहीं देखा। हम आपको बता रहे हैं वैदिक कालों से लेकर के और आपको वर्तमान काल तक मैंने ऐसा युद्ध कौशल नहीं देखा। या जो तीर चलाते थे, तीर धनुष में जो धनुष पर जो तीर चलाते थे, उनका ऐसा हो जाता था कि कभी हाथ थक जाता था तो ये पैर से चलाते थे। देखिए यहाँ पर यह पैर है इनका, एक पैर यहाँ है, यह पैर है इनका, आप देख रहे हैं। दूसरा पैर यहाँ पर है आपका, दूसरा पैर यहाँ पर है, ठीक है ना। और इस पैर पर यह धनुष की धागा आप देख रहे हैं, धनुष का धागा देखें, और यह तीर है। और एक तीर में यह जो है 10, एक तीर धनुष में, एक धनुष में 10 तीर को एट ए टाइम वह छोड़ते थे। और वह आपको समझिए कई सामने अगर 20 आदमी अगर लड़ता हुआ इनके सामने आएगा तो 20 में से 10 वो को मार देते थे, क्योंकि यह इस दिशा में जाती थी, एक इस दिशा में जाती थी, एक इस दिशा में जाती थी, एक इस दिशा में जा, इस तरह से वह चलाते थे। तो यह पैर का इस्तेमाल भी यह करते थे। मैं एक और चित्र आपको दिखा रहा हूं, आप देख करके बहुत ही अभिभूत हो जाएंगे कि यह जो है कैसे यह कर लेते थे। देखिए यह तीर है, एट ए टाइम वह एक धनुष में कई तीर है, और इस तीर से वह क्या करते थे कि सामने वाला, और एक आपका जो घोड़ा पर बैठे रहते थे और वह घोड़ा पर एक बार में 10 तीर वह छोड़ते थे। तो और यह जो है 10 तीर 10 आदमी को लग जाता था, तो एक बार में यह हजारों, मीन्स आप समझिए कि हजारों इनको मारने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि वह एक बार में आपको 10 घोड़ा यह तैयार रखते थे और उस पर एक लकड़ी का बना करके रख देते थे, और वह जंप कर करके वह 10 पर सब लोडेड रहता था, तीर धनुष तैयार रहता था, और एक बार में 10 छोड़े, दूसरे पर कूद गए। जब तक इधर देखा कि वो वहां है तब तक दूसरे से 10 वो, मीन्स यह आपको पलक झपकते या समझिए कि एक बार में 1000 से लेके 5000 सैनिकों को अकेला यह मार देते थे। लोग इनके सामने ठहर नहीं पाता था क्योंकि यह बाण किधर से आ रहा है, और एक बार में समूह में जाता था। ये पूरे भारतीय इतिहास का यह नमूना है, आप देख रहे हैं, यह नमूना है एक बार में। और भी तीर कई तरह के तीर थे, आप देखिए यह तीर और इस तीर में अंतर है, एक महीन है जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा,
एक तीर है, बड़ा है, आप किसको आप रोकने की कोशिश करेंगे। और यह एक बार में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, इसमें एक और होगा 10 तीर निकलता था एट ए टाइम। और 10 घोड़ा, तो 10 घोड़ा में 10 मीन्स आप 10.100 मीन्स 100 जो तीर है वह छोड़ देते थे, आपको पलक झपकते और फिर दूसरे पर चले, घोड़े पर जंप कर जाते थे। एक बार में 10 घोड़ा और उसमें इनका कम से कम आपको 5000 तीर लोडेड रहता था। धनुष उठाते थे, तीर चलाना शुरू कर दिया। आप समझिए कि इतना तीर जिसके से निकलेगा एक जगह से और वह स्थान बदल बदल करके, तो दूसरे सामने तो टिक नहीं पाएंगे। और इसीलिए इन्होंने आपको बता देते हैं कि आप यहां से देखते हैं कि आपको यह देख करके आपको गौरवान्वित महसूस होगा कि कैस्पियन सागर यहाँ आप देख रहे हैं। कैस्पियन सागर जो है यहाँ है और कैस्पियन सागर यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह सब कैस्पियन सागर का यह क्षेत्र है। और यह कैस्पियन सागर तक यह जीतते हुए पाकिस्तान, अभी वर्तमान का पाकिस्तान, वैसे तो वह पुराना हम लोगों का एक साथ का देश है, हम लोग एक साथ रहे हैं, ठीक है ना, एक साथ खेले हैं, एक साथ हम लोगों ने खाए पिए, एक साथ रहे हैं। तो वह पाकिस्तान पहले हम लोगों का एक साथ का देश था। तो पाकिस्तान वर्तमान, अगर पाकिस्तान को लेते हैं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक यह जो हैं सो वह पहुंच गए। इधर ईरान तक वह उनका आपका यहाँ तक पहुंच गए। आप देख रहे हैं यह ईरान तक है। इसके बाद यह जो है आपका गुजरात है, गुजरात का भी इन्होंने जीत लिया, गुजरात तक ये पहुंच गए। इधर आपको कावेरी नदी, यहाँ आपको आगे आप जाएंगे दक्षिण में तो कावेरी है। इधर यह बंगाल और आसाम वगैरह साफ कर दिए। इधर आपको तिब्बत वगैरह है, चीन तक ये जीत लिए। तो इनका जो जीतने का तरीका था आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण था। मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, 37 वर्ष तक, मैं बार बार यह कहना चाहता हूं कि 37 वर्ष तक यह आपको सफल सैनिक अभियान बिना थके हुए, बिना रुके हुए, और यह जीतते रहे और 37 वर्ष तक इनको सैनिक अभियान करते रहे। कश्मीर की धरती के सूरवीरों ने कभी भी विदेशी आक्रमणकारियों के सामने शीश नहीं झुकाया। इवन आपको बता देते हैं, ह्वेनसांग वाली तो घटना बताई है, प्रसिद्ध इतिहासकार आरसी मजुमदार भी कहते हैं कि काराकोरम पर्वत और उससे आगे तक इन्होंने गए और वह तिब्बत, चीन, पश्चिमी विदिशा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तुर्कमेनिस्तान, बुखारा के मोमिन शासक को 4 युद्ध लड़े और सभी में जीत हासिल हुआ। मोमिन मारे भी गए और तुर्कमेनिस्तान होते हुए कैस्पियन सागर तक इन्होंने जीत हासिल की। यह बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हैं कि इन्होंने, आपको एक चीज और बताते हैं साउथ की इनकी क्या स्थिति थी। तो साउथ में आपको आप देख रहे हैं कि यह साउथ में आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं कावेरी है, या कावेरी नदी है। कावेरी नदी तक यह पहुंच गया क्योंकि चालुक्य राजकुमारी रति से विवाह कर लिया और राष्ट्रकूट को हराते हुए या चालुक्य के मदद से, क्योंकि उस वंश में इनकी शादी हो गई, राष्ट्रकूटों को हराते हुए कावेरी नदी तक ये यहाँ तक पहुंच गए। आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको बता देते हैं कि इन्होंने चीन के शासक, जो समकालीन शासक थे टेंग वंश के थे, इन्होंने तिब्बत उस समय उभर रहा था, तो उन्होंने तिब्बत को रोकने के लिए उन्होंने टेंग के राजवंश से समझौता करके तिब्बत को भी जीत लिया। और मैं आपको बता देते हैं कि ललितादित्य ने बप्पा रावल जैसे राजाओं का स्नेह और शुभकामना पा करके, सहयोग पा करके, इन्होंने अरब आक्रमणकारी जुनैद से लड़ाई छेड़ दी और उसमें इन्होंने
आपको चीन से भी सहायता ली और जुनैद को बुरी तरह हराया। इन्होंने अरब आक्रमणकारियों की कमर तोड़ दी, इसलिए क्योंकि उन्होंने सिंध के जो शासक थे सलीम, उनको सिंध और गजनी पर अधिकार कर लिया और आपको सिंध, गजनी, काबुल, बलूचिस्तान पर अपना अधिकार कर लिया। उस समय आपको सिंध जो था हिंदू सेनाओं ने सिंध, गजनी, काबुल, बलूचिस्तान सब पर इन्होंने अधिकार कर लिया। मैं आपको यह बात आपको बतलाना चाह रहा हूं कि इन्होंने एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि यह तुर्कों ने अपने दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे बांधकर सिर झुकाकर ललितादित्य का स्वागत किया था। ये भी चर्चाएं पर हैं। कहा जाता है कि ललितादित्य ने तुर्कों पर विजय पाने के बाद उनके सिर के आगे के आधे बाल मुड़वा दिए थे। तो यह जो सब बातें हैं, कभी कभी लगता है कि इतना यह महान व्यक्ति थे और इतने दूरी तक यह फैला है, अभी तक इसको इतिहास में क्यों नहीं तवज्जो दिया गया। इस प्रश्न पर बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारी चीज़ों को देना शुरू किया है। तो यह जो है हमारी जितनी भी सोर्स मिली है उस सोर्स के आधार पर मैं आपको बतला रहा हूँ। अरण्यक, जिसको ईरान कहा जाता था उस समय, और वहाँ पर भी इन्होंने जीत हासिल की और इन्होंने पीकिंग यानी वर्तमान चीन और दक्षिण एशिया तक को जीत लिया। 12 वर्षों तक युद्ध करते हुए यह पहुंचे थे, कश्मीर लौटे थे। आप देख रहे हैं कैस्पियन सागर को, मैंने आपको बताया था कि कैस्पियन सागर है और यह जो है तुर्कमेनिस्तान, किंग ऑफ बुखारा मोमिन थे, यहीं के तुर्कमेनिस्तान थे, उनको हराया था तुर्कमेनिस्तान का। यहाँ पर देख रहे हैं काबुल है, इसको भी इन्होंने जीता था। गजनी जीता था, ईरान, बलूचिस्तान, आप देख रहे हैं सिंध, मेवाड़, विदिशा, मालवा, गुजरात, तिब्बत, ये सभी को इन्होंने जीत लिया था। आपको पेकिंग, यहाँ पर आपको पेकिंग दिखाई पड़ता है, उसको भी इन्होंने जीत लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र इन्होंने जीता था, आप समझ सकते हैं। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, विदेशी इतिहासकारों ने इन पर बहुत कुछ लिखा है, कई किताबों में इनकी चर्चा हुई है। कश्मीर का या सिकंदर कहे जाते हैं, ये भी प्रश्न आ सकते हैं। बीपीएससी, यूपीएससी में यह प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि कश्मीर का सिकंदर किनको कहा जाता है। भारत का सिकंदर कह के विदेशी इतिहासकारों ने इनकी चर्चा किया। और आपको बता देते हैं, हमारे देश के इतिहासकारों ने इनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं किया है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन विदेशी जो इतिहासकार हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा किया। आपका इसके क्रम में आगे उत्पल वंश के अवंती वर्मन का लिया जाता है 855, और यह जो है 28 साल के शासनकाल में मंदिरों का निर्माण बड़े पैमाने पर करा है और इन्होंने ललितादित्य द्वारा हारे हुए कई राजाओं, कई लोगों को विजय चिन्ह पहचानने का उल्लेख की भी चर्चा आती है। यहाँ जो उत्पल वंश है, या मेरा भी नाम उत्पल है, मेरा कोई वंश नहीं था उस तरह का, क्योंकि अभी तो हम लोग हैं ही, ठीक है ना। तो यह जो है, लेकिन आप याद रखिएगा, मेरे नाम से भी अगर याद रखिएगा तो याद रखिएगा कि इसके बाद उत्पल वंश आया। चलिए, इतने बात मैं आपको बतला रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।